दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या तैयारियां चल रही हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, और सरकार बन जाने के बाद क्या रहने वाला है सरकार का एजेंडा, क्या रूपरेखा रहेगी अगले 5 साल को लेकर, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी कुमार कुंदन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार नजर रख रहे हैं तैयारियों को लेकर। सबसे पहले तो मैं कुंदन जी जानना चाहूंगा कि भाई ये जो मुख्यमंत्री का नाम को लेकर चल रहा है गहन मंथन इतने दिनों से, उसको लेकर विपक्ष तंज भी कस रहा है, आम आदमी पार्टी लगातार तंज भी कस रही है कि 10 से ज़्यादा दिन हो गए मुख्यमंत्री का नाम नहीं तय हो पाया है। जो तारीख बताई जा रही है कि 19 तारीख को शाम तक ये फैसला हो जाएगा, नाम सामने आ जाएगा, क्या ये बात ठीक है? और क्या तैयारियां चल रही शपथ ग्रहण को लेकर जो 20 तारीख को बताया जा रहा होगा? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले जो विधायक दल की बैठक है उसके लिए पर्यवेक्षकों के नाम की सूचना जारी होती है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय की ओर से पर्यवेक्षक के नाम की सूची जारी नहीं हुई है। उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि अमूमन क्या होता है कि किसी भी राज्य में अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो वहाँ पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं। क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली का पर्यवेक्षक में, दिल्ली में विधायक दल की बैठक होनी है, भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं सब लोग दिल्ली में ही हैं, तो ऐसे में पर्यवेक्षक किसी भी वक्त ऐलान करके वहां पहुंच सकते हैं। उनमें उनको ट्रैवल टाइम नहीं चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र में अगर पर्यवेक्षक है तो एटलीस्ट उनको एक दिन पहले जाना पड़ेगा या उसी दिन जाना पड़ेगा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। दिल्ली में ऐसा कुछ है नहीं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज देर शाम तक पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो जाएगा। नहीं आज देर शाम हो तो कल सुबह तक हो जाएगा, क्योंकि कल शाम में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है। यह बैठक दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पंत मार्ग स्थित जो ऑफिस है वहाँ पे होगी। क्योंकि 48 विधायक हैं, संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आराम से वहाँ पे एक हॉल में जो जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम तरह की चीज़ें होती है, बैठकें होती हैं, उस जगह पे वहाँ पे विधायक दल की बैठक होगी। और शाम को कल यह तय हो जाएगा कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। अब रही बात देरी की, तो देरी की कई वजह हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में जो तय करने वाले लोग हैं उनमें सबसे बड़ी बात है कि उनमें से किसके पास समय है, किसके पास समय नहीं है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कुछ दिनों के लिए विदेश गए हुए थे, वहाँ से आए, उसके बाद फिर हुआ कि अब होगा, तब तक में रेल दुर्घटना हो गई जिसमें कि 18 लोगों की जान गई। तो एक तरीके से किसी न किसी वजह से डिले हुआ, लेकिन अब ये तय हो रहा है कि कल शाम को संभवतः, जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 6 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में पर्यवेक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले विधायकों का एक तरह से सम्मान होगा कि आप लोगों ने 27 साल बाद बंजर भूमि पर फसल उगा के दिखाया है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद। और उसी समय नाम का ऐलान होगा। अब कौन होगा मुख्यमंत्री, इसकी जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है। अनुमान कयासों पर आज का दिन भी चल रहा है। बिल्कुल अनुमान लगाए जा रहे हैं, लगातार कई नाम भी सामने आ रहे हैं। अभी नया नाम रविंद्र इंद्रराज सिंह का आया है, उससे पहले शिखा राय का नाम चल रहा था, प्रवेश वर्मा का तो नाम शुरू से ही चल रहा है, मनोज तिवारी का नाम चल रहा था, विजेंद्र गुप्ता का नाम लगातार चल रहा है। भाई प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं राजकुमार भाटिया। तो आप सही कह रहे हैं, नाम तो जितने मुंह उतने नाम बिल्कुल चल रहे हैं, मगर जाहिर सी बात है कि तस्वीर साफ जो है कल शाम तक हो जाएगी। मैं जानना चाहूँगा जो सीरियस नाम है, जो आप तक जानकारी आ रही हो, सीरियस ऐसे कौन से नाम जिन पर वाकई चर्चा होगी कल? देखिए, इसमें सीरियस और नॉन सीरियस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर दिल्ली की सरकार की बात करें सौरभ, तो आपको मानना पड़ेगा कि दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार से ही चलती है। केजरीवाल इसी बात को लेकर रोते रहे कि हम तो चाह के भी कुछ कर नहीं पाते हैं, एलजी साहब सरकार चलाते हैं, एलजी साहब ये करने नहीं देते, वो करने नहीं देते। अगर उनकी बात में 0.1% भी सच्चाई है, तो ऐसे में जो भी मुख्यमंत्री होगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी का एक चेहरा होगा। अगर हम सरकार के चेहरे की बात करें तो अधिकारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यही लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। हालांकि मैं इससे थोड़ा सा इतर सोचता हूं। आपको याद होगा दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो उस समय शीला दीक्षित ज्यादा डोमिनेंट थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर उस तरीके से कह सकते हैं थोड़े कमजोर थे, और शीला दीक्षित जो चाहती थी वही होता था। यहां तक कि दिल्ली का मुख्य सचिव कौन होगा वो भी 3 नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजती थी, लेकिन बनाना किसको है ये पहले ही पता होता था, और वो एमएचए से तय होकर आ जाता था कि फलाना व्यक्ति दिल्ली का मुख्य सचिव होगा। उसमें वो शीला दीक्षित भी इस बात का परहेज करती थी कि कोई इस तरह का कोई गोफअप ना हो, तमाम तरह की चीजें पार्टी लेवल पे भी निपटा लेती थी। या फिर कह सकते हैं कि उनके साथ एक इतनी अच्छी पॉलिटिकल बैकिंग थी सोनिया गांधी की, जिससे वो एक तरह से फ्री हैंड था और अपने हिसाब से वो फैसले लेती थी। ये चीजें अरविंद केजरीवाल के समय में नहीं हुई।
जब चीफ सेक्रेटरी और तमाम तरह के अधिकारियों की बात हुई तो उस तरह में जो लेवल में डिस्कशन है, उस डिस्कशन में फाइनल डिस्कशन लेफ्टिनेंट गवर्नर लेने लगे, या फिर कह सकते हैं कि पीछे से एमएचए लेने लगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो ऐसे में भी मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराने में अगर दो सबसे ज़्यादा लोगों ने काम किया तो एक थे दिल्ली के उपराज्यपाल और दूसरे दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की आखिरकार ये आदमी क्यों सफल नहीं है। और वो दिखा भी, चाहे अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से हो या ज़मीन पर डेवलपमेंट के काम के नहीं होने से हो। तो ऐसे में अभी भी आने वाले समय में जो मेन काम करने का जो आपको मोशन दिखेगा उसके प्रणेता लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होने जा रहे हैं। और इसकी झलक टीवी 9 आपको दिखा चुका है पिछले 3 दिनों से। जिस तरीके से यमुना की सफाई हो रही है, बड़े बड़ी मशीनें आ रही हैं, फ्लोटिंग जेसीबी मशीन से यमुना के गाद निकाले जा रहे हैं, वो भी तब जबकि मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। तो ऐसे में मैसेज बहुत क्लियर है कि दिल्ली में सरकार कौन चलाएगा, किस तरीके से चलाएगा। चेहरे की जरूरत है। अब चेहरा किसको बनाया जाए, उसको बनाने के क्या रिपरकशंस होंगे, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उस पर पार्टी आला कमान जरूर मंथन कर रहा होगा। और सीरियस और नॉन सीरियस की जो बात है उसमें सबसे बड़ी बात है कि पार्टी किसको चुनती है। पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप जाति के हिसाब से देखें तो बनिया उम्मीदवारों की भी सिर्फ बात बोलूं सौरभ, तो इतने बनिया उम्मीदवार जीत गए हैं कि उनमें से पार्टी किसको ले। अब विजेंद्र गुप्ता की बात करते हैं, दिल्ली के एक बड़े चेहरे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रेखा गुप्ता को अगर देखें तो वो भी बनिया कम्युनिटी से आती हैं, महिला होने का उनको फायदा भी है। भारतीय जनता पार्टी में तो महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी है नेशनल लेवल पे। पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन हो रहा था तो बाकायदा कई प्रधानमंत्री की रैलियों में महिला की जो रैली थी उसका उन्होंने पूरा फॉर्मुलेशन और सब कुछ तय किया था। तो उस हिसाब से देखें तो उनको संगठन का एक अनुभव भी है। दिल्ली नगर निगम में वो कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं, तो जमीन से जुड़ी हुई प्रशासनिक अनुभव से लेकर और तमाम तरह की चीजें वो उसमें हैं। और जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो उसमें भी वो फिट बैठती हैं। रेखा गुप्ता है, उनका कुछ पूर्वांचल से भी संबंध रहा है, तो उस हिसाब से देखें तो विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता में कौन। इसके अलावा अगर मंत्रियों की बात करें तो डॉक्टर अनिल गोयल पेशे से डॉक्टर है, एमबीबीएस रह चुके हैं, एक अच्छी खासी क्लिनिक चलाते हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस रह चुके हैं आईएमए में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, वर्ल्ड यूरोलॉजी एसोसिएशन में भी वो काम कर चुके हैं, तो अब वो भी एक बनिया है। अब ऐसे में बनिया कम्युनिटी में भी 5 ऐसे बड़े नाम हैं जिनमें से किसको चुने भारतीय जनता पार्टी, ये उनके लिए हापो की स्थिति है। अगर आप सिख कम्युनिटी की बात करें तो मनिंदर सिंह सिरसा जीते हुए हैं, अरविंदर सिंह लवली जो एक बड़ा प्रशासनिक अनुभव है जिनके पास, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस से आए हैं। और ऐसा देखा गया है कि दूसरी पार्टी से अगर कोई जीत के आता है तो उसको एक अलग तरह की तरजीह भी मिलती है पार्टी में, जैसा कि हेमंता बिस्वा शर्मा और तमाम तरह के लोगों के साथ हुआ है अलग अलग राज्यों में। तो उस हिसाब से देखें तो अरविंदर सिंह लवली सरदारों में है। तरविंदर मारवा एक बड़े नेता को उन्होंने हराया है, वो भी कांग्रेस से जीत के कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तरविंदर मारवा पहले भी भारतीय, अगर हम बात करें तो उनके पास भी एक अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव है। शीला दीक्षित सरकार में वो डेप्यूटी चीफ विप भी रह चुके हैं, जो कि अपने आप में कैबिनेट रैंक का एक पोस्ट होता है। तो इस तरीके से अगर सरदार चेहरों में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी 4 सरदार हैं जिसमें से उनको एक चुनना है। इसके इतर अगर आप जाट लॉबी में जाते हैं तो प्रवेश वर्मा, हालांकि 7% जाट ही है, लेकिन दिल्ली और आसपास का जो इलाका है उसमें जाटों की एक बहुत अहम भूमिका है। चाहे आप हरियाणा देख लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके देख लें, तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं है, दिल्ली के आसपास भी एक मैसेज देना है कैबिनेट फॉर्मेशन के माध्यम से। तो ये सभी भी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता का चुनाव करेगी। इन सब के बीच ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में आज तक कोई दलित सीएम नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं जी। और इस बार दलितों की, जैसा कि आपने नाम भी लिया, बवाना से जो जीत के आए हैं, त्रिलोकपुरी से जो जीत के आए हैं, 4 ऐसे दलित सीट्स हैं जो बताया जाता था एक जमाने में दिल्ली में 12 सीटें जो दलितों की हैं वो कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। उस कब्जे को तोड़ा आम आदमी पार्टी ने और उसमें सेंधमारी की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसे में यह भी कहना गलत नहीं होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई दलित सीएम दिल्ली का नया हो जाए और दिल्ली का एक नया इतिहास लिखा जाए। तो इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जो कंसिडरेशन में है, लेकिन फाइनल कंसिडरेशन क्या होता है ये किसी को पता नहीं है। मैं अब से थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में ही था, जिस किसी से पूछो
पतंगबाजी सभी कर रहे हैं, लेकिन डोर जिसके हाथ में है आपको भी पता है सौरभ, वो कल 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पता चलेगा, और वो भी विधायक दल की बैठक के समय। बिल्कुल, मुझे लगता है लिफाफे में नाम लिख कर आएगा और फिर किसी वरिष्ठ सदस्य से उसकी घोषणा करवा दी जाएगी और फिर जनता तक, मीडिया तक ये बात आ जाएगी कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। बाकी तैयारियां मुझे लगता है बहुत ज़ोरों से चालू हैं, उसका काम भी सौंप दिया गया वरिष्ठ सदस्यों को, और प्रधानमंत्री समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समारोह में पहुंचेंगे और एकदम गाजे बाजे के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। तो ये तो देखा ही जाएगा, वो तो दिखाएंगे ही। हमें जानना चाहता हूँ कुमार गुंदन जी आपसे कि भाई क्या रूपरेखा रहने वाली है, खासतौर पर क्या एजेंडा रहने वाला है। पहले कैबिनेट में जब मीटिंग होगी तो दिल्ली का भविष्य को लेकर क्या कुछ चीज़ें तय हो सकती हैं। शुरुआत में पहली प्राथमिकता क्या रह सकती है। वैसे आपने एलजी की बात की कि एलजी साहब ने तो अपना काम शुरू कर दिया है, यमुना सफाई से उन्होंने संदेश दे दिया है कि चाबी, रिमोट किसके हाथ में रहने वाला है। मगर जब कैबिनेट बैठेगी तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का विकसित संकल्प पत्र 2025 है, उसको आधार बनाकर काम शुरू कर दिया गया है। 10 तारीख को दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक बैठक की थी दिल्ली में। उस बैठक के पहले उन्हें गृह मंत्रालय बुलाया गया था और दिल्ली के जो आला सेक्रेटरीज हैं उनको भी गृह मंत्रालय बुलाया गया था, और वहाँ बहुत कैटेगोरिकली उन्हें कहा गया कि हमें ये काम है जो करने हैं। तो निश्चित रूप से विकसित दिल्ली 2025 का जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र को आधार बनाकर 100 दिन का एजेंडा तय किया गया है। उसी 100 दिन के एजेंडे के तहत यमुना सफाई, आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करना, महिलाओं के लिए सम्मान योजना, इसके अलावा दिल्ली में जो इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात है, क्योंकि दिल्ली में कई सारी एजेंसीज है, उन सारी एजेंसीज को एक मिलाकर एक साथ काम करना, इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आधार बनाकर यह सब कुछ होना है। और उसके लिए मुख्य सचिव ने सभी डिपार्टमेंट से 100 दिन के एजेंडे की कॉपी मांगी है। हमें जो जानकारी मिली है, अभी तक 26 डिपार्टमेंट ने 100 दिन के एजेंडे की कॉपी मुख्य सचिव को सौंप दी है। और अब जो 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो रह गए हैं, मुझे लगता है आज शाम तक वो लोग भी अपनी कॉपी सौंप देंगे। कल फाइनल डे है। परसों जब रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो सौरभ, पहली की जो प्रथा हमने देखी है, खास करके शीला दीक्षित के ज़माने की बात करता हूँ, तो जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती थी, उसके बाद जो पहली कैबिनेट होती थी वो अनौपचारिक होती थी। उसमें क्या होता था कि सारे मिनिस्टर्स आते थे और मिनिस्टर्स को एक एक पत्र पकड़ा दिया जाता था जिसमें यह लिखा होता था कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, और उसके बाद फिर कैबिनेट डिसबर्स हो जाता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के समय से यह देखा जाने लगा कि जैसे ही शपथ लेते थे, शपथ लेने के बाद वो पहली कैबिनेट करते थे और एक किसी लोक लुभावन कह सकते हैं कि योजना का वो घोषणा जरूर करते थे, और या फिर जनता से जुड़े हुए योजनाओं की घोषणा जरूर करते थे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि चूंकि नरेंद्र मोदी खुद एक संदेश देते हैं कि वो एक वर्काहोलिक मतलब नेता के तौर पे, तो वो संदेश बीजेपी भी देना चाहेगी और कोशिश करेगी कि रामलीला मैदान से सीधे कैबिनेट के जितने लोग हैं वो दिल्ली सचिवालय आए, उसी दिन वो लोग अपना अपना कार्यभार संभालें और पहली कैबिनेट में एक बड़ी घोषणा की आप उम्मीद कर सकते हैं। वो घोषणा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के फ्लैगशिप मतलब प्रोग्राम्स को लागू करना, जिसमें कि आयुष्मान योजना है। इसके अलावा वो ये इन प्रिंसिपल ये भी कह सकते हैं कि महिला सम्मान योजना को हमने लागू कर दिया है, या फिर महिला सम्मान योजना को हमने इन प्रिंसिपल ओके कर दिया है, अगले इतने दिनों में महिला सम्मान योजना लागू हो जाएगी। इसके इतर और भी कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं पर अरविंद केजरीवाल की सरकार कुंडली मारकर बैठी हुई थी, उसको वन गो में सीधे लागू करने की बात बोलेंगे। हालांकि उसमें कई तरह के व्यवधान हैं, जैसे कि अगर आप आयुष्मान योजना की बात कर लें तो उसका जो कैटेगराइजेशन है, जैसे कि जिसका कच्चा मकान होगा वही आयुष्मान योजना का लाभान्वित होगा, जिसकी सैलरी इतने रुपए से कम होगी वही आयुष्मान योजना का लाभान्वित होगा। अब ये सब ऐसे प्रावधान हैं जो दिल्ली में फिट नहीं बैठते हैं। मसलन कि दिल्ली में कच्चे मकानों की संख्या नगण्य है, बहुत कम है, अधिकतर लोगों के पास पक्के मकान है, तो उस लिहाज से तो आयुष्मान कार्ड लोगों के बन ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में उस योजना में कई सारी चीजों जो बड़े-बड़े वादे हुए हैं, कई सारे उनके बारे में जानना चाहूंगा, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, कि उसको लेकर क्या रूपरेखा रहेगी। क्योंकि जब यही वादे अरविंद केजरीवाल करते थे तो बीजेपी की तरफ से कहते थे कि पैसा, बजट कहाँ से आएगा, ऑलरेडी नेगेटिव में जा रहा है बजट, तो वो पूर्ति कैसे होगी। और जो पुरानी योजनाएं चली आ रही थी, चाहे वो बिजली पानी से जुड़ी हों, जो अरविंद केजरीवाल के दौर में चल रही थी, ऐसा वादा किया गया था कि वो कंटिन्यू रहेंगी, तो उसको लेकर क्या चल रहा है? देखिए, अगर आप चुनावी वादों पे जाएं और चुनावी रैलियों पे जाएं तो मुझे याद है अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा था कि दिल्ली की कोई सी मौजूदा योजना
उसको हम बंद नहीं करेंगे। तो मैसेज बहुत क्लियर था कि अरविंद केजरीवाल की जितनी योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं बदस्तूर जारी रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ योजनाओं को ये रीब्रांडिंग कर सकते हैं, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक की बात है, उसके बारे में जो कहा जा रहा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई है, तो ये जो आयुष्मान योजना के जो मोहल्ला क्लिनिक के लिए जो पैसा है, इसमें एक बड़ा चंक केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों को देती है। पंजाब में क्या हुआ कि जब ये योजना लागू हो रही थी मोहल्ला क्लिनिक की, तो उसमें जो पैसा था केंद्र सरकार ने देना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि भगवंत मान की सरकार ने क्या किया कि उसमें से प्रधानमंत्री की फोटो हटा दी। बाद में बीच बचाव की स्थिति आई और उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर करके बनाया गया, और उसके बाद जो केंद्र सरकार है उनको भी थोड़ी तरजीह दी गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक को रीब्रांड करके और आयुष्मान आरोग्य क्लिनिक के तौर पे उसे बनाया जाएगा, उसे चलाया जाएगा। जब तक ये बनेगा नहीं तब तक जो है मौजूदा फिलहाल जो चल रहा है मोहल्ला क्लिनिक उसको चलते रहने दिया जाएगा। तो दिल्ली में कोई भी योजनाओं को खत्म या बंद नहीं किया जाएगा, उसकी रीब्रांडिंग की जाएगी और उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि नए पैकेजिंग के साथ जनता के बीच परोसा जाएगा, ताकि जनता को लगे कि नई आने वाली सरकार ने भी कुछ किया है। हालांकि ये बात भी सही है कि मोहल्ला क्लिनिक का जो स्वरूप है और जिस तरीके से ये चल रहा है, कहीं टेंट में चल रहा है, कहीं दूसरी जगह चल रहा है, उसको किसी भी तरीके के सरकारी स्वरूप के हिसाब से देखें तो आपको सही नहीं लगेगा। ऐसे में प्रॉपर प्लेस के साथ उसको एडजस्ट करना ये अपने आप में बड़ी बात है, और उसके लिए मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पर काम शुरू होने वाला है। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, हमने बीजेपी के बारे में चर्चा कर ली कि उनकी फिलहाल क्या तैयारियां चल रही हैं, आगे को लेकर उनकी क्या तैयारी रहेगी। आम आदमी पार्टी के बारे में जानना चाहूँगा, उनका क्या प्लान है, उनका क्या रोल रहने वाला है विपक्ष के तौर पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी 10 साल से सरकार में थी, अब विपक्ष में है, तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो पार्टी के लेवल पे बात करें सौरभ, तो उस भगदड़ से उस पार्टी को बचाना है जिसमें से कई लोग दूसरे पार्टियों में जाने के लिए ताक लगाए बैठे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली नगर निगम में जो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, तकरीबन 7 ऐसे पार्षद हैं जो अभी इसी वक्त दिल्ली नगर निगम में आने को तैयार हैं, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से दावा कर रही है कि दिल्ली नगर निगम का अगला मेयर उनका होगा। कहने का मतलब देश में ट्रिपल इंजन की सरकार आपको दिल्ली में अगले 15 दिनों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में बजट पेश होना है और तमाम तरह की चीज़ें होनी है। उसके पहले मेयर का चुनाव होना है। मेयर का चुनाव जैसे होगा, मौजूदा मेयर चुनाव हारेंगी और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, तय है। तो पहली कोशिश तो अरविंद केजरीवाल की ये होगी कि अपने पार्टी को टूट के बचाएं, और ये टूट सिर्फ और सिर्फ पार्षद के बेसिस पे नहीं है, ये संभव है कि विधायकों के बेसिस पर भी हो सकता है, क्योंकि विधायकों को भी ऐसा लगता है कि मैंडेट अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दिल्ली का एक अपना स्वरूप भी है सौरभ, अगर आप इतिहास देखेंगे तो सिवाय पहली विधानसभा के जो 93 से 98 तक रही, उसके बाद दिल्ली ने जिसको मैंडेट दिया कम से कम 10 साल का दिया। शीला दीक्षित को भी दिया तो 15 साल के लिए दिया, अरविंद केजरीवाल को भी दिया तो 15 साल के लिए दिया। तो किसी भी नेता के तौर पे अगर आप देखें तो उसका करियर भी 10 से 15 साल का होता है विधायक के तौर पे। तो उनको अभी से तय करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। तो समय रहते कई लोगों ने चेंज कर लिया है, कुछ लोगों को चेंज करने की कवायद में है। तो पार्टी की पहली कोशिश होगी कि पार्टी के लेवल पे संगठन से कोई टूटे ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका की उम्मीद अरविंद केजरीवाल ने जो जगाया है, वो कितनी सकारात्मक होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अभी फिलहाल अगले कुछ दिनों तक ये चुप रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये काम करने देंगे इनको, और ये देखेंगे कि काम में कहाँ लू फॉल्स हो रहा है, और एक बार जब इनको लगेगा कि एक लेवल के बाद जाके ये गलतियां कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि पर्सनल अटैक और तमाम तरह की चीज़ों पे करना शुरू करेंगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। बड़े आराम से शराब को लेकर नीति बन रही थी, सब कुछ बनने दिया, चुपचाप रहे, और जब उसका एग्जीक्यूशन हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हो गई, तब जाके पार्टी ने अटैक करना शुरू किया, जिसकी परिणति थी कि अरविंद केजरीवाल जेल तक गए। तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि अभी चूंकि फेसलेस चेहरा है, उस फेसलेस चेहरा से निकलने की कोशिश करेंगे ये लोग, अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुनेंगे ये लोग, और उसके बाद एक नई रणनीति के तहत दिल्ली को काउंटर करेंगे और उसके साथ साथ पंजाब को बचाने की कवायद भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत ठीक से आपने जानकारी दी, खासतौर पर वर्तमान में जो चल रहा है बीजेपी की तरफ से और भविष्य आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है। बिल्कुल ये साफ है कि दिलचस्प रहने वाले अगले 5 साल, तमाम बातें हैं उनको लेकर देखा है तो हमारी नज़र रहेगी। कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बाकी दिल्ली है और दिल्ली की राजनीति आने वाले वक्त में किस ओर बढ़ती है, क्या क्या फैसले होते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे।
आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।